हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का जो मैथ का पेपर हुआ है उसका पार्ट सेकंड सोल्व कर रहे हैं सेट सी का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक्सप्रेस 196 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा गया है, यानी 196 को हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना था। तो 196 हमें दिया गया है, तो पहले क्योंकि पीछे 6 है तो 2 पे जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 9 जा और 2 8 जा 16। देन ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा, देन 7 पे चलेगा 7, 7 जा 49 और 7 1 जा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी आपको लिखना था 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 इंटू 2। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद है सेकंड आपसे पूछा गया था व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 78, यानी 36 और 78 का एचसीएफ आया हुआ है, यानी 36 का एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, सॉरी 36 को पहले हम तोड़ लेते हैं। तो 36 हो जाएगा, यानी 2 1 जा 18, फिर 2 9 जा, देन 3 3 जा, और फिर हो जाएगा 3 1 जा। उसके बाद 78 पूछा गया साथ में, तो 78 के लिए कर लेते हैं 2, ये हो जाएगा 2 4 जा और 2 9 जा, सॉरी 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6, देन 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 पे। तो कॉमन क्या है, हाईएस्ट चीज़ 2 और 2 और 3, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास आएगा इस क्वेश्चन का 6। उसके बाद है थर्ड आपसे पूछा गया था फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 1 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होता था सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज दिया गया है 1 इंटू एक्स, यहाँ एक्स होता है फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 1 दिया गया है इंटू एक्स प्लस, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है 1/4, तो हमने लिखा 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे, एल्शियम लेंगे, यानी 4 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर माइनस 4x और 4 यानी +1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x का स्क्वायर, ये 4 इंटू 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी 4x का स्क्वायर माइनस 4x + 1, ये हमारे पास हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ में हमसे पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + 7 = 0 एंड 3x + ky + 7 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो, अगर आपको कंडीशन याद हो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। तो a1 की वैल्यू हमें, यानी x + y + 7, a1 हमारे पास यहाँ क्या है 1, लिखूँ 1, तो हमने लिखा 1/a2, नेक्स्ट इक्वेशन में है 3, तो यानी 1/3 नॉट इक्वल टू b1 यहाँ 1 है और b2 यहाँ k है, यानी मैं लिख दूँ 1/k। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से k यहाँ आएगा नॉट इक्वल टू 3, तो k नॉट इक्वल टू 3, ये हमारे पास हैज़ यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + 4 हैज़ इक्वल रूट्स। तो आपको ये भी याद होगा मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमारे पास क्या होता है, मतलब जब इक्वल रूट्स हों, मतलब कि जब हमारे पास जीरोज इक्वल हों, यानी किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो, तो क्या होता है √b² - 4ac = 0 होता है। तो b² - 4ac, देखो b हमारे पास कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फिफ्थ वाला। हाँ, तो देखो एक्स का स्क्वायर यहाँ क्या है, यानी ए के प्लेस पे 1 है, बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट और सी जो बिल्कुल बिना एक्स का होता है। तो हमारे पास देखो बी की वैल्यू यानी k का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास कितना है 1 और सी हमारे पास कितना दिया गया है a 1 है, बी की जगह k है और सी के प्लेस पे हमारे पास क्या 4, मैंने लिखा -4a और सी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 4 है इक्वल्स टू 0। तो हम सोल्व करेंगे √k का स्क्वायर माइनस 4 × 4 यानी 16 = 0। बोथ साइड जब हम स्केयरिंग करेंगे तो क्या होगा k² - 16, यहाँ से स्केयरिंग से रूट चली जाएगी, 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 होता है, तो k² = 16, तो k की वैल्यू जब उस साइड जाएगा तो रूट यानी +-4 हो जाएगी, तो k = +-4। उसके बाद है सिक्स्थ फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP 7 13 और 19। AP दी गई है 7 13 और 19, तो A हमारे पास यहाँ क्या होगा 7 और D हमारे पास 13 - 7 यानी 6, A 11 निकालना है, तो A 11 हमारे पास क्या होगा A प्लस क्या A + n - 1D होता है, तो मतलब 11 - 1, क्योंकि n के प्लेस पे यहाँ 11 चल रहा है और D। ठीक है, या फिर आप इसको लिखते हैं A 11 = A + 10D लिख सकते हैं। तो A 11 हमें निकालना था, A के प्लेस पे हमारे पास कितना है 7 + 10 इंटू D हमारे पास कितना आया है 6,
तो ये हो जाएगा 7 + 10 × 6 यानी 60। तो A11 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 67। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन गिवन फिगर DE पैरेलल BC, DE किसके पैरेलल दी गई है? BC के। फाइंड द लेंथ ऑफ DB। तो देखो DB की अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, सिक्स चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो हमारे पास क्या होता है 1/2 अपॉन दिस, इसको हम x ले लेते हैं क्योंकि हमें पता करना है, इक्वल्स टू किसके बराबर होता है 1.8। ये थ्योरम है हमारे पास 1/8 अपॉन 5.4, ये रेशियो बराबर होती है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं। तो देखो अगर हम 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, यानी 1.2 x अपॉन x इज इक्वल टू 1/3। क्योंकि अगर हम डेसिमल हटाएंगे 10 इसके नाम का 10, तो 10 से 10 चला जाएगा, यानी 18 अपॉन 54 बचेगा। तो 18 3 जा 54 होते हैं। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए, अब इसको हम अगर हम उल्टा लिखें तो x अपॉन 1.2, इस साइड क्या हो जाएगा 3/1, मतलब अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो x/1.2 और 3/1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.2 × 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 × 3 यानी 36, यानी 3.6, एक डिजिट के बाद कोमा आ जाए, सॉरी पॉइंट आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 8, और ये 8 चैप्टर से ही है। cos A इज इक्वल टू 12/13, cos A इज इक्वल टू 12/13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट A। cos A हमें दिया गया था पेपर में 12/13। ठीक है, तो cos किसके बराबर होता है हमारे पास 30, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। तो देखो ट्रायंगल में हमारे पास बेस क्या होगा, यानी 12 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 13। तो हमें क्योंकि हमें टेंजेंट A निकालना है, तो हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट A कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा, तो हम PGT लगा लेते हैं, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, PGT के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। तो यानी यहाँ हो जाएगा 169, यहाँ 144 प्लस p का स्क्वायर, 169 माइनस 144 कितना हो जाएंगे, ये हमारे पास बचेंगे 25 इक्वल्स टू p का स्क्वायर, यानी p की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, p की वैल्यू अगर 5 है, तो हमें तो टेंजेंट A निकालना था, तो टेंजेंट A इक्वल्स टू p कितना था हमारे पास 5, और बेस हमारे पास कितना था 12, तो वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट A इज इक्वल टू 5/12। उसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th में हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट 5 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। तो देखो 2 अपॉन ये दिया हुआ हमें 2 इंटू 10 45, तो 2 इंटू 10 45 कितना होता है, टेंजेंट 45 1 होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2 से अगेन जाएगा तो आंसर आएगा 1। उसके बाद 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल हमें कितना दिया गया है, तो ये हमारे पास सेक्टर हो जाएगा, ये 60 डिग्री एंगल हमें दिया गया है। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, आर की वैल्यू इन्होंने दी हुई है हमें, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 × 6, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से 6 गया, यानी बचा 6 पाई। अभी क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर था तो क्या आएगा सेंटीमीटर का, रेडियस सेंटीमीटर में है तो 6 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 11th, वेदर द रेशनल नंबर 13/3125 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हमसे पूछा गया है 13/3025 हमारे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर डिनोमिनेटर यानी अगर क्यू की वैल्यू 2 × 5 के मतलब के पे मतलब कि जो हम प्राइम फैक्टर करते हैं नीचे वाले का डिनोमिनेटर का, अगर उसके फॉर्म में आ रही है तो हमारे पास टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या चल रही है 31/25 यानी 3125 चल रही है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये 2 और 5 की फॉर्म में आ रही है कि अदर आ रही है, तो देख लेते हैं, यानी 5 पे चलेगा पहले क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 6 जा 30, ये बचेगा 5 2 जा 10, फिर बचेगा 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 अगेन, देन फिर 5 पे चलेगा, यानी 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 और फिर 5, यानी ये हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 इंटू 2 raised to the power 0, कोई और नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग।
तो यस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। उसके बाद है 12th, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 हमें दिया गया है। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अभी बताया था, यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल D की। तो हमारे पास देखो d इज इक्वल टू अंडर रूट b की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये x के जो भी कोफिशिएंट होता है यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4a, हमारे पास क्या हो जाएगा 4a के प्लेस पे हमारा चल रहा है 1 और c हमारा है माइनस के 60। ठीक है, तो अब चलो d इज इक्वल टू 7 यानी 49 और 6 चौके 24 यानी प्लस के 240, और ये हमारे पास हो जाएगा d इक्वल्स टू 9 और 4 और 4 8 यानी और 289, तो d की वैल्यू हो जाएगी 17। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना था तो वैल्यू हो जाएगी 17। उसके बाद है 13, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, एक दिया हुआ फर्स्ट टर्म है 13, सेकेंड है 15 1/2, 15 1/2, तो अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे यानी a2 माइनस a1 हमारे पास d होता है यानी कॉमन डिफरेंस, तो कर देते हैं 15, ये हो जाएगा 31/2 यानी माइनस के 13, तो एलसीएम लेंगे 1, तो 2 1 जा यानी 31 माइनस ये हो जाएगा 13 2 + 26 यानी ये बचा 5/2, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। उसके बाद है 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP, मतलब कि पहली 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो S10 निकालना है, S10 का मतलब है फर्स्ट टर्म्स का सम, किसके इक्वल होगा 9/2 2a प्लस n माइनस 1d अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो S10 n होता है तो n के प्लेस पे कितना SN होता है तो n के प्लेस पे 10, तो यहाँ भी 10/2। उसके बाद 2a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 2, a के प्लेस पे 2, सॉरी a के प्लेस पे हाँ 2 ही है, सॉरी a के प्लेस पे हमारे पास 2 प्लस n के प्लेस पे क्या था 10, 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू d के प्लेस पे है 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये जाएगा तो यहाँ 2 1 जा 2 5 जा पे 2 2 जा 4 और 9 5 जा 45। उसके बाद है ये 5 इंटू 45 की 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 49 और 9 5 जा यानी 5 आएगा लास्ट में तो 5 4 जा यानी 245। तो हमारे पास सम हो जाएगा पहली कितना पूछा था 10 टर्म्स का, पहली 10 टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 245। उसके बाद ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में से हो जाएगा सिमिलर। उसके बाद है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, जैसे ये इसके पैरेलल होगा या फिर कैसे भी, मतलब मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो a circle can have 2 parallel tangent at the most. The common point of a tangent to a circle and the circle is called common point of a tangent। देखो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट ये हमारे पास ये है सर्कल का, और सर्कल पे जो मतलब कि टेंजेंट वो एक पॉइंट पे टच करके जाता है, तो पूछ रखा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, उसको क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, 2 पॉइंट दी गए हैं माइनस, एक तो है 0 0, एक दिया है माइनस के 6 और 8। ठीक है, तो फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है -6 - 0 का होल स्केयर x2 - x1 प्लस y2 यानी 8 - 0 का होल स्केयर y2 - y1। तो 6 का हो जाएगा 36, 8 का हो जाएगा 64, अंडर रूट ये हो जाएगा 100 यानी वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच में 10। उसके बाद है 19, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1। क्वेश्चन 20, इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.03 वट इज द वैल्यू ऑफ P नॉट E। तो P ऑफ E और हमारे पास न होना यानी किसी भी इवेंट के होने और न होने का सम हमारे पास क्या होता है P ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1। देन P ऑफ E की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 0.03 इज इक्वल टू P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस होता है, तो P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.03, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 0.97। उसके बाद है क्वेश्चन 21, विच ऑफ दीज एन इरेशनल नंबर, तो इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। तो इरेशनल हमारे पास देखो 2√4 हमारे पास 2 में खुलेगा तो इरेशनल हो गया, √9 3 में खुल जाएगा। उसके बाद 2 + √4 हमारे पास अगेन 2 में खुल जाएगा, तो ये बचा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 + √3 इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x का स्क्वायर - x - 4, तो हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A, C हमारे पास यहाँ क्या है C है हमारे पास -4/A हमारे पास क्या चल रहा है 3, तो ये हो जाएगा -4/3 यानी ऑप्शन सी। उसके बाद है 23, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 2y + 3 = 0 एंड 3x - 6y + 9 = 0 हैज़
सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन होती है सॉल्यूशन की। देखो इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/3 a1/a2। उसके बाद है -2/-6 -2/6 b1/b2 -6 है सॉरी -2/-6 3/9 3/9। तो देखो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 1/3 उसके बाद माइनस से माइनस यानी 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 यानी 1/3। तो सब इक्वल आ रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो सब इक्वल आ रहे हैं। तो सब इक्वल किस में होते हैं उसमें कोइंसिडेंट लाइंस में। तो उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद विच नोट 24 पूछा गया है विच ऑफ दीज नोट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। जब आप इन तीनों को सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस के 3x इक्वल्स टू, जब इसको सोल्व करेंगे यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, तो ये इस साइड से इस साइड चला जाएगा, ये लीनियर बन जाएगी, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। तो 24 के लिए डी रहेगा। उसके बाद है 25th रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो देखो इसमें रूट पूछ रखे थे हमें। तो 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी मल्टीप्लाई करे तो -12x का स्क्वायर आए प्लस माइनस करे तो -x आए। तो क्या रूट होंगे, यानी 3x का स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के 3x और माइनस के 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि तभी हमारे पास -x बचेगा। तो दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x + 1, दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x + 1। तो एक रूट हो जाएगा 3x - 4, एक हो जाएगा x + 1। इसका मतलब x = -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3x = 4, यानी x = 4/3। तो ऑप्शन हो जाएगा -1 और 4/3। और जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा था इनकी प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 4/3 इंटू -1 = -3। ठीक है। उसके बाद है 26 में हमें पूछा गया है इनमें से कौन सी एपी है। तो ये तो क्लियरली मेंशन है, क्लियरली दिख ही रही है। तो 2a में से a गया, a के 3a में से 2a गया, फिर दोबारा a, 4a में से 3a गया, फिर a। तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 में हमारे पास देखो 30 60 60 30, ठीक है। 30 30 के इक्वल है 60 60, यहाँ क्या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो किस उससे हो जाएगा ए रूल से, यानी 27 का सी। उसके बाद है 28 A tangent PQ at a point of a circle radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ हमारे पास 12 cm है। तो लेंथ ऑफ PQ क्या होगी। तो देखो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में टेंजेंट PQ है, पॉइंट P ऑन सर्कल, P सर्कल पे पॉइंट है P, तो इसका मतलब क्या बाहर होगा, तो ये टेंजेंट हो गया PQ, ठीक है। उसके बाद a tangent PQ at a point P of a circle radius 5 cm, ये हमने वो ले लिया, इसका रेडियस हो गया हमारे पास 5 cm थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू हमें दिया गया है 12 cm। तो हमें निकालना लेंथ ऑफ पी क्यू, तो हमें टेंजेंट वाली निकालनी है। तो देखो जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मतलब रेडियस गुजरता है तो 90 डिग्री का एंगल, और 90 के सामने वाली हमारे पास क्या होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ तो हमें कंफर्म है कि 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। इसका मतलब 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो 144 माइनस 25 यानी 144 माइनस के 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा √119, क्योंकि ये 119 बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी पी क्यू इज इक्वल टू 119। तो हमारे पास ऑप्शन डी होगा इसका, ये गलत है, यानी √119। उसके बाद है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, पी ओ हमें बताना है। देखो पी और पी भी हमारे पास क्या है, दो टेंजेंट है, पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हमारे पास सर्कल है, तो पी ए और पी बी यानी ये पॉइंट पी होगा, क्योंकि यहीं से दो लाइन जा रही है, तो पी ए और दो टेंजेंट गुजर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा पी ए और पी बी, ठीक है। दोनों के बीच में कितना एंगल है, पी और पी बी के बीच में दिया गया है 80 डिग्री, और देन पी ओ ए, अगर हम इसको मिलाएंगे तो पी ओ ए हमें फाइंड करना है। ये क्वाड्रिलेटरल हो गई, ये हमारे पास एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब रेडियस जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 कितने हो गए 90 180 और 80 ये कितने हो गए 0, यानी 16 260। अब 3 क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड ये एक साइड ये, और ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360, सभी एंगल का सम, तो 260 कितना बचा 100, लेकिन हमें पूछा था ये वाला ऊपर वाला, तो हाफ हो जाएगा यानी 50 डिग्री, तो 50 हो जाएगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट -2 5 और 4 -3। तो देखो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 7 चैप्टर में, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 की वैल्यू देखो, x1 की वैल्यू दी है -2, उसके बाद x2 है हमारे पास 4/2, यही है -2 और +4, 4 - 2 2/2 यानी 1 हो जाएगा,
उसके बाद है क्वेश्चन 30, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स -2 5 एंड 4 -3। तो देखो हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है 7th चैप्टर में, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो देखो x1 हमारे पास कितना है 2, ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस x2 के प्लेस पे हमारे पास है 4, उसके बाद है अपॉन 2, y1 में हमारे पास है 5 और y2 के प्लेस पे हमारे पास -3 अपॉन 2। तो सोल्व करेंगे 4 - 2 यानी 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1, 5 - 3 यानी 2 अपॉन 2, ये भी हो जाएगा 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 1। तो ये ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, तो 30 का ए जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एक्सिस आर, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हमारे पास क्या होता है एक्स में होता है लेकिन वाई में नहीं गया होता है, यानी वाई की वैल्यू 0 होती है, तो यानी एक्स और 0 पॉइंट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होती है 0 0, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है 33, द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एज इट इज, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई दिया हुआ है, आर की वैल्यू है हमारे पास, आर है 3 × 3 इंटू एच के प्लेस पे हमारे पास 7, तो 3 से 3 गया, 7 3 = 21 पाई, और हमारे पास क्या दिया गया है, ये वॉल्यूम पूछा गया है तो बताया 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ऑप्शन है ए, तो 33rd का हो जाएगा ए। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 35, द सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ सेमी सर्कल नहीं है, ये हमारे पास हेमिस्फीयर होगा, क्योंकि जब हम हिंदी में देखते हैं तो ये अर्धगोला यानी ये हेमिस्फीयर है। अगर हम सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाएं तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 1/2 अगर हम मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा सेमी सर्कल का, तो ऑप्शन आ रहा है 8 पाई, लेकिन वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब अर्धगोला यानी हिंदी में देखते हैं तो हमारे पास ये हेमिस्फीयर का काम करेगा। तो हेमिस्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, यानी 3 पाई आर का स्क्वायर, 3 × पाई आर की वैल्यू दी गई है 4 × 4 यानी 16, 16 3 = 48, तो ये हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद है 36, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर, और डायमीटर हमारे पास कितना होता है 2 आर। तो डायमीटर को हम मतलब कि ऐसे लिखेंगे जैसे 2 पाई आर रेशियो, डायमीटर हमारे पास कितना हुआ डी, तो 2 डी को अभी हमने देखो अभी क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, डायमीटर किसके इक्वल होता है 2 × आर के, तो हम लिखेंगे 2 पाई आर इंटू 2 आर, तो 2 आर से 2 आर चला गया यानी पाई रेशियो कितना बचा चला गया तो 1 यानी पाई रेशियो 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 37 से हमें पूछा गया व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीन यानी सबको ऐड कर लेते हैं, तो सबका जो मतलब एडिशन आ रही है वो 30 आ रही है। टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो यानी कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड यानी जो इनमें ज्यादा बार आया, तो ज्यादा कौन आया है 4 है जो 3 टाइम्स आया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विच कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कौन नहीं हो सकती, तो नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके बराबर होती है, या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू।